चौहान चौहानों की नाडोल शाखा का संस्थापक, शाकंभरी शाखा, वाकपतिराज द्वितीय का पुत्र लक्ष्मण चौहान लाखन से था, जिसने 960 ईस्वी में चावड़ा राजपूतों से स्वतंत्र होकर नाडोल पाली में चौहान राज्य की स्थापना की। शाकंभरी के चौहान के बाद ये प्रथम चौहान राज्य था। यानी सांबर के बाद प्रथम चौहान राज्य कौन सा था? तो वो था ये आपके नाडोल पाली वाला। लक्ष्मण या लाखन, इसने नाडोल पाली में अपनी कुल देवी आशापुरा माता का मंदिर बनवाया। यहीं पर महाराव लाखन सिंह की बावड़ी बनी है। लाखन सिंह की बावड़ी कहाँ पे है? नाडोल पाली में। इन्होंने नाडोल दुर्ग का निर्माण करवाया। अपने बड़े पुत्र आशाराव की स्मृति में आयड़ा तालाब नाडोल में बनवाया। 983 में लक्ष्मण की मृत्यु हो गई। 960 में इसने राज्य की स्थापना की थी। शोभित, इसने भीनमाल के शासक मान परियार को हराकर भीनमाल पर अपना अधिकार किया। शोभित जो कि नाडोल शाखा से संबंधित था, जिसने भीनमाल के मान परियार को हराकर भीनमाल अपना अधिकार किया। बलीराम, सुंदा माता अभिलेख के अनुसार इसने मालवा के परमार शासक मुंज को हराया। इसके बाद महेंद्र अहिल ने सोमनाथ मंदिर आक्रमण के समय महमूद गजनवी का मुकाबला किया। अहिलन, बाला प्रसाद, जेंद्र राज, पृथ्वीपाल, जोजल देव, आसराज, रतनपाल, कटुदेव, रायपाल, आलन देव, इसने नाडोल में शिवालय का निर्माण करवाया। आलन देव ने। कलण, जगत सिंह नाडोल के शासक बने। कीर्तिपाल, नाडोल शाखा के कीर्तिपाल ने 1177 के लगभग मेवाड़ शासक सामंत सिंह को पराजित कर मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। कीर्तिपाल नाडोल शाखा से संबंधित था, जिसने 1177 में सामंत सिंह को पराजित करके मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। लेकिन 2 वर्ष बाद ही 1179 ईस्वी में सामंत सिंह के भाई कुमार सिंह ने कीर्तिपाल को मेवाड़ से भगा दिया। यानी नाडोल शाखा का कीर्तिपाल था, जो 1177 में मेवाड़ पर उसने अधिकार कर लिया सामंत सिंह को हरा के। 1205 ईस्वी के लगभग चौहानों की नाडोल शाखा पर जालोर के चौहानों ने अधिकार कर लिया। रणथंभौर के चौहान। पृथ्वीराज तृतीय की मृत्यु के बाद मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज के पुत्र गोविंदराज को अजमेर का प्रशासक नियुक्त किया। लेकिन पृथ्वीराज के भाई हरिराज ने गोविंद को अजमेर से भगा दिया। गोरी ने हरिराज को उत्तराधिकारी नियुक्त किया, किंतु गोविंद को हरिराज ने भगा दिया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसे रणथंभौर की राज्य प्रदान किया। किसको? गोविंद को। गोविंदराज को हरिराज ने भगा दिया था। पृथ्वीराज का भाई था हरिराज। रणथंभौर के चौहान वंश के संस्थापक गोविंदराज था, जिसने 1194 ईस्वी के लगभग रणथंभौर में चौहान राज्य की नींव डाली। गोविंद के बाद गोविंद वल्हण, प्रहलादन, वीरनारायण वाग्भट, जयंत सिंह व हमीर। गोविंद, वल्हण देव, प्रहलादन, वीरनारायण वाग्भट, जयंत सिंह और हमीर। वल्हण देव मतलब वल्हण या वालन, प्रहलादन मतलब प्रहलाद, वीरनारायण वाग्भट, जयंत सिंह यानी जय सिम्हा, हमीर देव चौहान शासक बने। सबसे पहले वीरनारायण। इसके समय दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने रणथंभौर पर आक्रमण किया, जिसे वीरनारायण ने विफल कर दिया, लेकिन वह संघर्ष में लड़ते हुए मारा गया। वीरनारायण के समय इल्तुतमिश ने आक्रमण किया। वाग्भट, रजिया सुल्तान ने मलिक कुतुबुद्दीन व हसन गोरी के नेतृत्व में रणथंभौर पर आक्रमण किया। तब वाग्भट ने दिल्ली सल्तनत से अपने राज्य की रक्षा की थी। उसके बाद आएगा जयंत सिंह। वाग्भट के बाद उसका पुत्र जयंत सिंह ये जय सिम्हा रणथंभौर का शासक बने। इसने परमारों, कच्छप व मुसलमानों से युद्ध किए। जयंत सिंह ने नासिरुद्दीन मोहम्मद द्वारा भेजी गई सेना को रणथंभौर प्राप्त करने में विफल कर दिया, लेकिन उसे कर देने के लिए विवश होना पड़ा। जयंत सिंह ने अपने शासनकाल में ही अपने तीसरे पुत्र अमीर देव को रणथंभौर का शासक बना दिया। जब किसी भी राजा ने अपने जीते जी यदि किसी पुत्र को राज्य दिया है, तो वो पुत्र बहुत ही मतलब समृद्ध राजा बनाए आगे चल के। जयंत सिंह का लगभग 32 वर्ष का शासन था। अगला है अमीर देव चौहान। ये जयंत सिंह का तृतीय पुत्र, संभवतः सभी पुत्रों में सर्वाधिक योग्य होने के कारण ही उसे उत्तराधिकारी बनाया गया था। जयंत सिंह ने अपने जीवन काल में 1282 में उसका राज्यारोहण कर दिया गया। अमीर का साम्राज्यिक विस्तार। अमीर के शासक बनने के बाद दिग्विजय की नीति अपनाई। किस शासक ने शासक बनने के बाद
दिग्विजय की नीति अपनाई तो अमीर ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। आबू, काठियावाड़, पुष्कर, चंपा, धार, आबू, काठियावाड़, पुष्कर, चंपा, धार आदि राज्यों को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। अमीर ने भीमरस के शासक अर्जुन को हराया, धार के शासक भोज परमार को हराया, मांडल से कर वसूला व मेवाड़ के शासक समर सिंह को परास्त किया। अमीर ने इस विजय अभियान के लौटने के बाद कोटिय जन यज्ञ करवाया जिसका पुरोहित विश्वरूप था। अमीर ने कोटिय जन यज्ञ करवाया जिसका पुरोहित विश्वरूप था। अमीर के गुरु राघव देव थे। अमीर का गुरु राघव देव था। जलालुद्दीन का आक्रमण। अमीर के समकालीन दिल्ली के शासक जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी में झाइन दुर्ग पर आक्रमण कर इस पर अधिकार कर लिया। यानी रणथंभौर पर जलालुद्दीन का प्रथम आक्रमण 1290 का था। चौहान सेना का नेतृत्व गुरुदास सैनी ने किया जो मारा गया। जैन विजय से उत्साही होकर जलालुद्दीन ने 1291 ईस्वी में रणथंभौर दुर्ग पर 2 बार आक्रमण किए। उसने लंबे समय तक रणथंभौर दुर्ग पर घेरा डाले रखा। जलालुद्दीन प्रथम खिलजी शासक था जिसने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया। रणथंभौर को जीत पाने में नाकाम रहने पर जलालुद्दीन ने दुर्ग का घेरा उठा लिया और सेना को वापस लौटने का आदेश दिया। जलालुद्दीन का कथन था, मैं ऐसे कई दुर्ग मुसलमान के सिर के एक बाल के बदले में वार देता हूँ। जलालुद्दीन की सेना के लौट जाने के बाद अमीर ने झाइन दुर्ग पर पुनः अधिकार कर लिया। अमीर खुसरो व जियाउद्दीन बर्नी त्वारी के फिरोज शाही के अनुसार रणथंभौर दुर्ग को जीतने में के जलालुद्दीन के सभी प्रयास असफल रहे। अमीर खुसरो जियाउद्दीन बर्नी कहते हैं, जियाउद्दीन बर्नी तारीख फरिश्ता में लिखता है फिरोज शाही में कि जलालुद्दीन के सभी प्रयास असफल रहे। अमीर और अलाउद्दीन। 1296 में जलालुद्दीन की हत्या करके अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का शासक बना। इसके बाद अलाउद्दीन व अमीर के बीच संघर्ष प्रारंभ हुआ। संघर्ष का कारण अलाउद्दीन की साम्राज्य नीति, रणथंभौर दुर्ग का सामरिक महत्व, रणथंभौर दुर्ग का व्यापारिक मार्ग पर स्थित होना, अमीर देव द्वारा अलाउद्दीन के भगोड़े सेनापतियों को शरण देना। जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार अमीर ने राज कर देना बंद कर दिया था। अमीर ने अलाउद्दीन के 2 विद्रोही मंगोल सेनापतियों मीर मोहम्मद शाह और केब्रू को शरण दी थी। अलाउद्दीन के गुजरात अभियान से वापस लौटते समय ये दोनों विद्रोही लूट का माल लेकर अमीर की शरण में आ गए थे। अमीर ने मोहम्मद शाह को जगाना की जागीर दी। मोहम्मद शाह को जगाओ यानी कि जगाना की जागीर दी। अलाउद्दीन ने अमीर को पत्र भेजकर लिखा कि आप शरणागतों को मार दो या हमें सौंप दो। अमीर वचन का पक्का था, उसने शरणागतों को सौंपने से मना कर दिया। अमीर हट के अनुसार संघर्ष के कारण अलाउद्दीन के सेनापति मीर मोहम्मद शाह को सुल्तान की मराठा बेगम चिमना से प्यार हो गया था। बेगम ने सेनानायक के साथ मिलकर अलाउद्दीन को मारने का षड्यंत्र रचा, लेकिन खिलजी को इसका पता चल गया। तब मोहम्मद शाह और बेगम दोनों भागकर अमीर की शरण में आ गए। अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण। अमीर ने जब विद्रोहियों को लौटने से इनकार कर दिया तब 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने उलुग खां, तुर्शद खां व अलप खां के नेतृत्व में एक विशाल सेना रणथंभौर पर आक्रमण के लिए भेजी। अलाउद्दीन का प्रथम आक्रमण 1299 का था और जलालुद्दीन का प्रथम आक्रमण 1290 का था। अलाउद्दीन की सेना ने झाइन दुर्ग पर अधिकार कर लिया। अमीर की सेना ने इस आक्रमण में अलाउद्दीन की सेना को पराजित कर दिया। इस युद्ध में अमीर ने स्वयं नहीं जाकर अपने सेनापतियों भीम सिंह और धर्म सिंह के नेतृत्व में सेना भेजी। विजय के बाद जब अमीर की सेना वापस लौट रही थी तब धर्म सिंह की टुकड़ी आगे चल रही थी, भीम सिंह की टुकड़ी पीछे चल रही थी। तभी अलाउद्दीन की सेना की एक टुकड़ी जो पहाड़ियों में छिपी हुई थी उसने अलप खां के नेतृत्व में नुसरत खां, उलुग खां, अलप खां के नेतृत्व में भीम सिंह पर आक्रमण किया। हिंदूवाट घाटी में घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध में भीम सिंह मारा गया। अमीर ने भीम सिंह की मृत्यु के लिए धर्म सिंह को जिम्मेदार माना और धर्म सिंह को अंधा करवा दिया। धर्म सिंह की जगह उसके भाई भोज को सेनापति नियुक्त किया, लेकिन भोज अपना दायित्व अच्छे से नहीं निभा पाया। तब अमीर ने धर्म सिंह को पुनः सेनापति बना दिया। भोज अपने भाई पृथ्वीराज के साथ अलाउद्दीन के दरबार में चला गया, जहाँ उसे जगरा की जागीर से सम्मानित किया गया। जगाना की जागीर, मोहम्मद शाह को जगाना की जागीर दी। भोज को, भोज जो मतलब जगरा,
भोज को जगरा की, मोहम्मद शाह को जगाना की। अलाउद्दीन का पुनः आक्रमण। इस बार अलाउद्दीन ने नुसरत का कड़ा का प्रांतपति के नेतृत्व में अपनी सेना रणथंभौर पर आक्रमण के लिए भेजी। उलुग खां बयाना का प्रांतपति था। नुसरत का कड़ो और उलुग खां बयाना का प्रांतपति था। इस बार खिलजी की सेना हिंदू बाड़ पार कर जाहिंद छान लेने में सफल हुई। खिलजी की सेना रणथंभौर जीतने में असफल रही। वह नुसरत का किले से आने वाले गोले के वार से मारा गया। अलप खां ने तो बीच में से आक्रमण किया था और उलुग खां नुसरत का दोनों किले की ओर चढ़ाई कर रहे थे। जब अलाउद्दीन को इस स्थिति का पता चला तो वह एक विशाल सेना लेकर आया और रणथंभौर दुर्ग पर घेरा डाल लिया। लगभग 1 साल तक घेरा डाले रखने के बावजूद अलाउद्दीन की सेना में कोई सफलता नहीं मिली। अंत में अलाउद्दीन ने छल से काम लिया। अलाउद्दीन ने अमीर के सेनापति रणमल और रतिपाल को लालच बूंदी का परगना इनायत में देने के लिए अमीर खुसरो ने लिखा है कि दुर्ग में सोने के 2 दानों के बदले चावल का 1 दाना भी नसीब नहीं हो रहा था। लंबे समय से चल रहे घेरे के कारण रणथंभौर दुर्ग में खाद्यान्न व गोला बारूद की कमी हो गई। रणमल व रतिपाल ने दुर्ग के खाद्यान्न में हड्डियां मिलाकर अपवित्र करवा दिया। ऐसी स्थिति में अमीर ने लड़ते हुए मरना उचित समझा। 11 जुलाई 1301 को वीरों ने केसरिया व अमीर की रानी रंगदेवी के नेतृत्व में जौहर हुआ। राजस्थान का प्रथम शाखा माना जाता है। रानी रंगदेवी और उसकी पुत्री देवलती ने पद्मा तालाब में खोलकर जौहर किया। ऐसा उदाहरण राजस्थान में अन्यत्र कहीं नहीं मिलता है। यह राजस्थान का प्रथम जल जौहर माना जाता है। अमीर के नेतृत्व में वीरों ने अलाउद्दीन की सेना से घमासान युद्ध किया। अमीर लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। कुछ विद्वान किले में स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर के पीछे स्थित शिव मंदिर में अमीर द्वारा अपना शीश चढ़ाना भी लिखते हैं। 11 जुलाई 1301 को रणथंभौर पर अलाउद्दीन का अधिकार हो गया। 11 जुलाई 1301 को रणथंभौर पर अलाउद्दीन का अधिकार हो गया। अलाउद्दीन ने इस विजय के बाद मंदिर व मूर्तियां तोड़ने का आदेश दिया। इस युद्ध में अलाउद्दीन के साथ इतिहासकार अमीर खुसरो भी था। इस विजय के बाद अमीर खुसरो ने कहा, आज कुफर का इस्लाम का घर हो गया। युद्ध के बाद मोहम्मद शाह व कैबरू को घायल अवस्था में अलाउद्दीन के सामने लाया गया। तब अलाउद्दीन ने दोनों की हत्या करवा दी। अमीर के विद्रोही सेनापति रणमल व रतिपाल को भी अलाउद्दीन ने मरवा दिया। रणथंभौर की विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने यह दुर्ग उलुग खां के अधिकार में दे दिया, क्योंकि नुसरत खां तो पहले भी मर गया था। तो रणथंभौर दुर्ग किसे मिला? उलुग खां को। अमीर की मृत्यु के साथ ही रणथंभौर के चौहानों का राज्य समाप्त हो गया। 32 खंभों की छतरी। अमीर ने अपने पिता जयद्रथ सिंह के 32 वर्षों के शासन की याद में रणथंभौर किले में 32 खंभों की एक छतरी बनवाई, जिसे जयद्रथ सिंह की छतरी या न्याय की छतरी कहते हैं। न्याय की छतरी कहाँ पे? रणथंभौर में है। जयद्रथ सिंह की छतरी कहाँ पे? रणथंभौर में। 32 खंभों की छतरी कहाँ पे? रणथंभौर में। अमीर ने इस किले में अमीर महल व पद्मा तालाब का निर्माण करवाया। अमीर के दरबार में बीजा द्वितीय एक कवि था। अमीर के दरबार में कौन कवि था? बीजा द्वितीय। जगरा की जागीर भोज को दी गई और मोहम्मद शाह को जगाना की जागीर दी गई। और अमीर के दरबार में बीजा द्वितीय एक कवि था। अमीर देव चौहान को रणथंभौर का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। अमीर को 16 युद्धों का विजेता और 17वें युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी से लड़ते हुए मारा गया। अमीर ने अपने हट व शरणागत रक्षा के लिए जाना जाता है। इसके लिए दोहा प्रसिद्ध है, सिंह समन शतपुरुष वचन। सिंह समन शतपुरुष वचन, कदली फले एक बार। केले के वृक्ष पर फल एक बार ही लगते हैं, ठीक है। तिरिया तेल और हमीर हट चढ़े न दूजी बार। सिंह सवन सतपुरुष वचन, कदली फलत एक बार। तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। अमीर के बारे में ग्रंथ है। अमीर महाकवि नयन चंद्र सूरी, अमीर हट चंद्रशेखर, अमीर हट ग्वालकवि, अमीर रासो सारंगधर, अमीर रासो जोधराज, अमीरान भांडव व्यास, सुरजन चरित्र चंद्रशेखर, अमीर बंधन अमृत कैलाश। जालोर के चौहान। जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कीर्तिपाल था। बिजोलिया शिलालेख में जालोर को जाबालीपुर कहा गया है। जालोर के किले को स्वर्णगिरी व सोनगढ़ कहा जाता है। इसी कारण जालोर के चौहान सोनगरा चौहान कहलाए। कीर्तिपाल। जालोर में चौहान वंश की स्थापना 1181 में नाडोल में लक्ष्मण ने 960 में की थी, जबकि कीर्तिपाल ने जालोर में 1181 में कीर्तिपाल द्वारा की गई। चौहानों की नाडोल शाखा के कीर्तिपाल ने जालोर को
परमारों के अधिकार से छीनकर जालोर में अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। यानी पहले जालोर पर किसका अधिकार था? चौहानों से पहले परमारों का था। समर सिंह 1182, इसने जालोर के सुदृढ़ प्राचीर कोषागार शस्त्रागार का निर्माण करवाया। समर सिंह ने गुजरात के भीमदेव द्वितीय से अपनी पुत्री लीला देवी का विवाह किया। जालोर के समर सिंह ने गुजरात के भीमदेव द्वितीय चालुक्य शासक से अपनी पुत्री लीला देवी का विवाह किया। उदय सिंह अलाउद्दीन ने जालोर राज्य का विस्तार किया। इसने इल्तुतमिश के आधिपत्य वाले बंडोर व नाडोल पर भी अपना अधिकार किया। गुजरात के लवण प्रसाद को हराया। उदय सिंह ने गुजरात के लवण प्रसाद को हराया। 1228 ईस्वी में दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश ने जालोर पर आक्रमण किया। जालोर दूर पर घेरा डाले रखा, लेकिन अंत दोनों संधि हो गई। 1254 में दिल्ली के सुल्तान नासिरुद्दीन मोहम्मद ने जालोर पर आक्रमण किया, लेकिन उसे परास्त होकर वापस जाना पड़ा। उदय सिंह के बाद है चाचिक देव। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। ये नासिरुद्दीन मोहम्मद व बलबन का समकालीन था, लेकिन इन्होंने चाचिक देव पर आक्रमण का साहस नहीं किया। मतलब जालोर में चाचिक देव के समय किसी ने आक्रमण नहीं किया था, ठीक है ना। सामंत सिंह चाचिक देव का पुत्र था सामंत सिंह। इसके समय 1291 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण किया। तब सारंगदेव बाघेला की सहायता से सामंत सिंह ने इस आक्रमण को विफल कर दिया। सामंत सिंह चाचिक देव का पुत्र था। चाचिक देव के समय तो किसी ने हिम्मत नहीं की थी। सामंत सिंह के समय 1291 में जलालुद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण किया। तब सारंगदेव बाघेला की सहायता से सामंत सिंह ने इस आक्रमण को विफल कर दिया। सामंत सिंह ने अपने जीवन काल में अपने योग्य पुत्र कानड़देव को शासन की बागडोर संभाल दी। सामंत सिंह के बाद शासक कौन बनेगा? कानड़देव 1305 से 1311 तक शासक रहता है। सामंत सिंह चौहान का पुत्र था कानड़देव। 1305 ईस्वी में जालोर का शासक बना। जालोर के चौहान शासकों में कानड़देव सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली था। इसके समय दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी था। रास्ता देने से इनकार। कानड़देव प्रबंध के अनुसार 1298 ईस्वी में सामंत सिंह के काल में उलुग खां व नुसरत खां के नेतृत्व में गुजरात अभियान के लिए जा रही अलाउद्दीन की सेना को जालोर के शासक ने अपने इलाके में से रास्ता देने से इनकार कर दिया। इससे अलाउद्दीन नाराज हो गया। अलाउद्दीन का आक्रमण 1305 ईस्वी में एनी मुल्क मुल्तानी के नेतृत्व में अलाउद्दीन ने अपनी शाही सेना को जालोर आक्रमण के लिए भेजा। तब कानड़देव व अलाउद्दीन के मध्य संधि हो गई। 1305 में तो एक बार संधि हो गई, ठीक है। फरिश्ता के अनुसार एनी मुल्क मुल्तानी कानड़देव को समझा बुझा कर दिल्ली ले गया। दिल्ली दरबार में वातावरण कानड़देव के स्वाभिमान के विरुद्ध था। एक दिन सुल्तान ने हिंदू शासकों की शक्ति को चुनौती दी। कानड़देव सुल्तान के शब्द सहन नहीं कर सका और सुल्तान को अपने विरुद्ध लड़ने की चुनौती देकर जालोर लौट आया और युद्ध की तैयारी करने लगा। 1989 के अंदर संधि के बाद कानड़देव ने अपने पुत्र वीरमदेव को अलाउद्दीन के दरबार में भेजा था। अलाउद्दीन की पुत्री वीरमदेव को अलाउद्दीन के दरबार में भेजा, जबकि अलाउद्दीन की पुत्री फिरोजा वीरमदेव को चाहने लगी और विवाह की इच्छुक थी। शादी के लिए दबाव बनाए जाने पर वीरमदेव वहां से जालोर लौट आया। अलाउद्दीन ने इसे अपना अपमान समझा और जालोर पर आक्रमण करने के लिए सेना भेजी। सिवाना बालोतरा पर आक्रमण। अलाउद्दीन की सेना ने सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में 1310 में सिवाना के किले पर आक्रमण कर लिया। यहाँ के शासक शीतलदेव कानड़देव का भतीजा था। यहाँ का शासक सिवाना का शीतलदेव कानड़देव का भतीजा था। सिवाना का शीतलदेव कानड़देव का भतीजा था। उसके सेनापति भावला पमार ने विश्वासघात किया। किले के प्रमुख जोरसो भांडलाव तालाब को गौमांस से दूषित करवा दिया। इसके बाद शीतलदेव के नेतृत्व में वीरों ने केसरिया व मीणा देव के नेतृत्व में महिलाओं ने जौहर किया। विजय के बाद अलाउद्दीन ने सिवाना का नाम खैराबाद रखा। कमालुद्दीन गुर्ग को दुर्ग रक्षक, रणथंभौर का उलुग खां को बनाया और सिवाना का बनाया कमालुद्दीन गुर्ग। भावला पवार ने विश्वासघात किया। भांडलाव तालाब में गौमांस मिलाया। जालोर का साका 1311 में। सिवाना विजय के बाद भी कानड़देव ने अधीनता स्वीकार नहीं की। 1311 में अलाउद्दीन की सेना ने जालोर पर घेरा डाल दिया। कानड़देव के सेनापति तैयब बीका ने दुर्ग पाने के लालच में
भादु खतरनाक है। भावला पमार भादु, भ मतलब भावला पमार, द मतलब दैया बीका, भादु खतरनाक है। कानरदेव के सेनापति दहिया बीका ने दुर्ग पाने के लालच में आकर दुर्ग का गुप्त रास्ता शत्रु सेना को बता दिया। सिवाना में तो भावला पवार ने विश्वासघात किया। रणथंभौर में रणमल और रतिपाल ने, सिवाना में भावला पवार ने और जालोर में दैया बीका ने भादु, भा मतलब भावला पवार, द मतलब दैया बीका। सोनग्राह शासक कानरदेव चौहान व उसके पुत्र वीरमदेव ने वीरता से मुकाबला किया और वीरगति को प्राप्त की। कानरदेव की रानी जैतलदेव के नेतृत्व में महिलाओं ने जौन किया। विजय के बाद अलाउद्दीन ने जालोर का नाम जलालाबाद रखा, सिवाना का नाम खैराबाद, जालोर का जलालाबाद। परमार शासक भोज द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला को ध्वस्त कर मस्जिद का निर्माण करवाया। कानरदेव के भाई मालदेव सोनग्राह ने अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार कर ली, जिसे बाद में चित्तौड़ किले का भार सौंपा। कानरदेव प्रबंधन के अनुसार कमालुद्दीन वीरमदेव का सिर काटकर दिल्ली ले गया, जहाँ फिरोजा ने उसकी विधिवत दाह संस्कार करवाया और स्वयं ने भी यमुना में कूदकर जान दे दी। कानरदेव प्रबंधन एवं वीरमदेव सोनग्राह बात की रचना पद्मनाभ ने अखेराज के शासनकाल में की थी। कानरदेव प्रबंधन व वीरमदेव सोनग्राह रचना पद्मनाभ ने अखेराज के शासनकाल में की थी। कानरदेव प्रबंधन पद्मनाभ, वीरमदेव सोनग्राह बात पद्मनाभ अखेराज के शासनकाल में की। नाडोल से चौहान गए थे जालोर और जालोर से अब जाएंगे सिरोही। सिरोही के चौहान, सिरोही के चौहान वंश का संस्थापक राव लुम्बा था, जो जालोर की देवड़ा शाखा से संबंधित था, इसलिए सिरोही के चौहानों को देवड़ा चौहान कहा जाता है। प्राचीन साहित्य में सिरोही को अर्बुद प्रदेश कहा जाता है। कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार सिरोही का मूल नाम शिवपुरी था। देवड़ा चौहान का कुलदेव सारणेश्वर महादेव है। सिरोही के देवड़ा चौहानों के कुलदेव सारणेश्वर महादेव है। सिरोही के देवड़ा चौहानों के कुलदेव सारणेश्वर महादेव है। राव लुम्बा 1311 ईस्वी में परमारों में से अबू व चंद्रावती सिरोही छीनकर अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। इसने 1320 में अचलेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। 1321 में राव लुम्बा की मृत्यु हो गई। इसके बाद तेज सिंह, कानरदेव, सामंत सिंह, सलखा और रायमल शासक बने। इन शासकों की राजधानी कभी चंद्रावती तो कभी अचलगढ़ रही। शिवभान, रायमल के पुत्र शिवभान ने चंद्रावती पर लगातार मुस्लिम आक्रमणों के कारण शरणवा पहाड़ियों पर एक दुर्ग बनवाया। 405 में शिवपुरी नगर बसाया। शिवभान ने शिवपुरी नगर बसाया। सैंसमल, शिवभान के उत्तराधिकारी सैंसमल ने 1425 में सिरोही बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया। शिवभान ने शिवपुरी बसाया और सैंसमल ने सिरोही को 1425 में स्थापित करवाया। राणा कुंभा ने सैंसमल को पराजित किया और इस विजय के उपलक्ष्य में अचलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया। लाखा, मेवाड़ के शासक उदा कुंभा का पुत्र ने के शासनकाल में लाखा ने आबू पर पुनः अधिकार कर लिया। उसे पावागढ़ से कालिका माता की मूर्ति लाकर सिरोही में स्थापित की और लाखनाव तालाब बनवाया। जगमाल 1483, इसने बेलोर लोधी के मेवाड़ आक्रमण के समय महाराणा रायमल का साथ दिया। जालोर के मलिक मजीद खां को हराकर उससे कर वसूला। इसने अपने साले कुंवर पृथ्वीराज महाराणा रायमल का पुत्र को जहर देकर मार दिया। जगमाल ने, जो कि सिरोही का शासक था, कुंवर पृथ्वीराज को जहर देकर मार दिया। अखेराज देवड़ा 1523, अखेराज देवड़ा ने 1527 में खानवा युद्ध में महाराणा सांगा का साथ दिया। सिरोही की ओर से राणा सांगा के साथ लड़ने वाला अखेराज देवड़ा था। यह तेज गति से आक्रमण करने के कारण उड़ना अखेराज कहलाता था। अखेराज देवड़ा था जो तेज गति से बहुत खतरनाक तरीके से आक्रमण करता था, उसे इसलिए इसे उड़ना अखेराज कहते थे। उड़ना पृथ्वीराज और उड़ना अखेराज। उड़ना पृथ्वीराज तो जगमाल ने मरवाया था उड़ना पृथ्वीराज को, और उड़ना अखेराज देवड़ा अखेराज देवड़ा था, तेज गति से आक्रमण करता था। सिरोही का था। राय सिंह अखेराज का पुत्र था। चित्तौड़ पर बहादुर शाह के आक्रमण के समय महाराणा विक्रमादित्य की सहायता के लिए चित्तौड़ गया।
इस आक्रमण में राव राय सिंह को वीरगति प्राप्त हुई। इसके बाद दूधा, उदय सिंह, मान सिंह व सुल्तान श्री के शासक हुए सुल्तान देवड़ा। इसने 1575 में अकबर की अधीनता स्वीकार की। 1583 में दत्तानी के युद्ध में महाराणा प्रताप के भाई जगमाल को परास्त कर मार दिया। सुल्तान देवड़ा ने जगमाल को मार दिया, जबकि जगमाल ने पृथ्वीराज को मार दिया। सुल्तान के बाद शासक बने राय सिंह द्वितीय, अखेराज द्वितीय, उदयभान, बैरीसाल, छत्रसाल, सुल्तान द्वितीय, मान सिंह, पृथ्वीराज, जगत सिंह, बैरीसाल द्वितीय, उदयभान सिंह द्वितीय। शासक बने शिव सिंह। 1818 से 1832 में इसने 11 सितंबर 1823 को अंग्रेजों से संधि कर ली। अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली सिरोही राजस्थान की अंतिम रियासत थी। सितंबर 1823 में की। ये इंपॉर्टेंट है। स से शिव सिंह, स से सितंबर 1823। उसके बाद में उमेश सिंह, केसरी सिंह, स्वरूप सिंह, तेज सिंह और अभय सिंह। आज़ादी के समय शासक था वो था तेज सिंह और अभय सिंह। बूंदी के चौहान। नाडोल से एक शाखा गई थी बूंदी, ठीक है। बूंदी के चौहान राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी भाग हाड़ौती कहलाता है, जो हाड़ा चौहानों द्वारा शासित होने के कारण ये हाड़ौती कहलाया। इसमें बूंदी व कोटा राज्य के भाग शामिल थे। प्रारंभ में इस क्षेत्र पर मीणाओं का अधिकार था और बूंदा मीणा नाम पर बूंदी का नामकरण हुआ। कुंभकाली रणकपुर अभिलेख में बूंदी का नाम वृंदावती मिलता है। कुंभा के रणकपुर अभिलेख में बूंदी का नाम वृंदावती मिलता है। देवी सिंह हाड़ा। प्रारंभ में देवी सिंह या देवाहाड़ा मेवाड़ राज्य के बम्बावदे का सामंत और हाड़ा शाखा का चौहान था। उसने 1241 में इस क्षेत्र के मीणाओं को हराकर बूंदी राज्य की स्थापना की। बूंदी में 1241 में देवाहाड़ा ने अपना राज्य स्थापित किया। इसने गंगेश्वरी देवी का मंदिर और अमरथुण में एक बावड़ी बनवाई। 1243 में अपने जीवन काल में ही अपने पुत्र समर सिंह को हाड़ौती का शासक बना दिया। समर सिंह, इसने 1264 में कोटिया शाखा के भीलों को हराकर कोटा पर अपना अधिकार किया और उसने पुत्र जैत्र सिंह को दे दिया। इस तरह कोटा प्रारंभ में बूंदी राज्य का ही भाग था। 1264 में कोटिया शाखा के भीलों को हराकर कोटा पर अपना अधिकार किया और उसने पुत्र जैत्र सिंह को दे दिया। समर सिंह ने कोटा को अपने पुत्र जैत्र सिंह को दे दिया। इस तरह से कोटा प्रारंभ में बूंदी राज्य का ही भाग था। जैत्र सिंह ने कोटा में किले का निर्माण करवाया और प्रसिद्ध गुलाब महल बनवाया। तो गुलाब महल कहाँ पे है? गुलाबी नगरी किसे कहते हैं? जयपुर को कहते हैं। गुलाबी गणगौर नाथ द्वारा की। और गुलाब महल कहाँ पे? गुलाब महल कोटा में। नरपाल सिंह या नापूजी। नरपाल सिंह या नापूजी। समर सिंह की मृत्यु के बाद नापूजी बूंदी की गद्दी पर बैठा। नापूजी 1304 में अलाउद्दीन खिलजी से लड़ता हुआ मारा गया। नरपाल सिंह या नापूजी 1304 में अलाउद्दीन खिलजी से लड़ता हुआ मारा गया। अमीर या अल्लू ने अपने पुत्र बरसिंह को शासन सौंप दिया और बनारस चला गया। वीर सिंह या बरसिंह, ये इंपॉर्टेंट है। बरसिंह हाड़ा ने 1354 में बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण करवाया। वीर सिंह हाड़ा निकम्मा शासक सिद्ध हुआ। क्यों भाई? अनेक शक्तियाँ बूंदी के विरुद्ध उठ खड़ी हुई इसके समय। दुर्ग तो बनवा दिया किंतु दुर्ग में बैठ के निकम्मा हो गया। इसके समय में महाराणा लाखा ने बूंदी पर आक्रमण कर हाड़ौती राज्य के बम्बावदा और मांडलगढ़ इलाके छीन लिए। महमूद खिलजी ने मांडू से आकर 3 बार बूंदी पर आक्रमण किए। 1459 में अंतिम आक्रमण में वीर सिंह मारा गया। इसके 2 पुत्रों समर सिंह और अमर सिंह को बंदी बनाकर मांडू ले गया। इन दोनों का धर्म परिवर्तन कराकर इसके बाद समरकंदी और अमरकंदी नाम रखे गए। अमीर या हमूजी, इसने मेवाड़ के महाराणा लाखा को पराजित किया। अमीर ने बाद में वेरीसाल, बाणदेव, नारायण दास, सूरजमल, सुल्तान सिंह बूंदी के शासक बने। सुरजन 1554 से 1585 में सुरजन था बूंदी का शासक। इसके शासनकाल से ही पहले बूंदी शासक मेवाड़ के अधीन थे। इसने मेवाड़ से संबंध विच्छेद कर अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की।
रणथंभौर दुर्ग पर अधिकार कर लिया। सूरजनहाड़ा ने अपने आप को मेवाड़ के शासकों से अलग किया और स्वतंत्र शासक घोषित किया और रणथंभौर दुर्ग पर अधिकार किया था सूरजनहाड़ा ने। 1569 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर ने जब रणथंभौर पर घेरा डाला तब सूरजनहाड़ा ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। देखिए, सूरजनहाड़ा ने सबसे पहले तो गुइलों से अपने संबंध तोड़े और स्वतंत्र राजा बना, फिर रणथंभौर पर अधिकार किया, फिर अकबर की अधीनता स्वीकार की और अकबर ने उसे राव राजा की उपाधि दी। सूरजन को राव राजा की उपाधि दी, 5000 का मनसब दिया। इसके अतिरिक्त बूंदी के निकट के 26 परगने और बनारस के निकट के 26 परगने जागीर के रूप में दिए। सूरजनहाड़ा को बूंदी के निकट के 26 और बनारस के निकट के 26 परगने दिए गए। अकबर ने उसे बनारस और चुनार की सूबेदारी दी। बनारस में रहते हुए सूरजनहाड़ा ने कई इमारतों, जलाशय, महल और गंगा नदी के तट पर घाट बनवाई। द्वारिकापुरी में रणछोड़ दासी का मंदिर बनवाया। सूरजनहाड़ा के बनारस में रहने के दौरान बूंदी का राज्य उसका बड़ा पुत्र दूधर संभालता था। सूरजनहाड़ा के बनारस में रहने के दौरान बूंदी का राज्य उसका बड़ा पुत्र दूधर संभालता था। बनारस में रहते हुए सूरजनहाड़ा के अनुरोध पर चंद्रशेखर कवि ने सूरजन चरित्र की लगभग 1578 में रचना की। 1585 में सूरजनहाड़ा की बनारस यानी काशी, वर्तमान वाराणसी में मृत्यु हो गई। बनारस क्यों, काशी क्यों, मतलब बनारस, वाराणसी क्यों, सब एक ही बात है, एक ही सिक्के के पहलू है। राव भोज 1585 में सूरजनहाड़ा का पुत्र था राव भोज। इसने भी अकबर की अधीनता में मानसिंह के साथ रहकर उड़ीसा, गुजरात व अहमदनगर के अभियानों में वीरता का परिचय दिया। बूंदी के शासक भोज ने अकबर की अधीनता स्वीकार की और उड़ीसा, गुजरात व अहमदनगर के अभियानों में अपनी वीरता का परिचय दिया। इसके समय कोटा का स्वतंत्र राज्य अस्तित्व में आया। उन्होंने अपने पुत्र हृदय नारायण का कोटा का शासक नियुक्त कर अकबर से स्वीकृति प्राप्त की। सबसे पहले तो कोटा जयद्रथ सिंह को मिला, उसके बाद में कोटा भोज के पुत्र हृदय नारायण को दिया गया और अकबर ने इसकी वीरता से प्रसन्न होकर इसे पुरस्कार एवं पदोन्नति देकर सम्मानित भी किया। राव रतन सिंह 1608 में जहांगीर ने इसे 5000 का मनसब दिया। न्यायप्रिय होने के कारण इसे राम राजा और चित्रकला प्रेमी होने के कारण सर बुलंद राय की उपाधियाँ दी। रतन सिंह को जागीर ने राम राजा की और चित्रकला प्रेमी होने के कारण सर बुलंद राय की। रतन सिंह को चित्रकला प्रेमी होने के कारण तो सर बुलंद राय और न्यायप्रिय होने के कारण राम राजा। रतन सिंह को राम राजा और सर बुलंद राय की उपाधियाँ दी गई। राम राजा के न्यायप्रिय होने के कारण सर बुलंद राय की चित्रकला प्रेमी होने के कारण। जहांगीर के पुत्र खुर्रम द्वारा विद्रोह करने पर विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई रतन सिंह ने। राव रतन सिंह ने अपने पुत्र गोपीनाथ की हत्या करने वाले ब्राह्मणों को दंड नहीं दिया क्योंकि वह दुराचारी था। इसके समय कोटा का हृदय नारायण इसके अधीनस्थ शासक के रूप में कार्य कर रहा था। रतन सिंह के समय कोटा का हृदय नारायण इसके अधीन कार्य कर रहा था। खुर्रम के विद्रोह के दौरान हृदय नारायण युद्ध क्षेत्र से भाग गया तो जहांगीर ने उसे कोटा छीन लिया। रतन सिंह के दिवंगत होने पर उसका पौत्र राव छत्रसाल गोपीनाथ का पुत्र बूंदी का शासक बना। रतन सिंह के दिवंगत होने पर बूंदी का शासक छत्रसाल बना 1631 में। राव रतन सिंह के पुत्र माधो सिंह को शाहजहाँ ने कोटा का शासक स्वीकार किया। देखिए, रतन सिंह की मृत्यु पर बूंदी का शासक तो छत्रसाल बना, किंतु रतन सिंह का पुत्र था जो माधो सिंह कोटा का शासक बना। छत्रसाल या शत्रुसाल 1631। मुगल बादशाह जहांगीर ने इसे राव की पदवी दी। 3000 जात और 2000 सवार का मनसब दिया। राव छत्रसाल ने बूंदी के किले में रंगमहल का निर्माण करवाया। जब शाहजहाँ के पुत्रों में उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ तब राव छत्रसाल शाहजादे दारा के पक्ष में युद्ध करते हुए सामोआगढ़ के युद्ध में 1658 में वीरगति को प्राप्त हुआ। राव भाव सिंह उत्तराधिकारी संघर्ष। राव छत्रसाल के दारा का पक्ष लिया, इसलिए राव भाव सिंह को प्रारंभ में औरंगजेब ने मान्यता नहीं दी। इसके विरुद्ध अपनी सेना भेजी, जिसे भाव सिंह ने खातौली कोटा के युद्ध में परास्त किया। औरंगजेब की सेना को खातौली के युद्ध में कोटा में परास्त करने वाला था भाव सिंह।
औरंगजेब ने 1658 में भाव सिंह को आगरा बुलाकर 3000 जात व 2000 सवार का मनसब तथा डंका झंडा बूंदी की जागीरें दी। 1660 में चाकण के घेरे में इसने मिर्जा राजा जय सिंह के साथ कार्य किया। 1660 में चाकण के घेरे में मिर्जा राजा जय सिंह के साथ कार्य किया। भाव सिंह ने कई वर्षों तक औरंगाबाद के फौजदार के रूप में कार्य किया। बूंदी का भाव सिंह औरंगाबाद का फौजदार भी रहा। राव अनिरुद्ध सिंह 1681। राव भाव सिंह के बाद उसका भाई अनिरुद्ध सिंह बूंदी का शासक बना। 1682 में औरंगजेब के दक्षिण अभियानों में उसके साथ रहा। शाही बेगमों की मराठों से रक्षा करने पर औरंगजेब द्वारा पुरस्कृत किया गया। 1688 में राजा राम जाट के विरुद्ध युद्ध में शाही सेना के साथ था। अनिरुद्ध सिंह 1688 में राजा राम जाट के विरुद्ध युद्ध सेना में शाही सेना का नेतृत्व किया। 1695 में अनिरुद्ध सिंह की मृत्यु हो गई। रानी जी की बावड़ी। अनिरुद्ध सिंह की पत्नी रानी रातामती ने अपने पुत्र बुद्ध सिंह के शासनकाल में 1699 में बूंदी में रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया। रानी तो अनिरुद्ध सिंह की थी। शासनकाल बुद्ध सिंह के समय निर्माण हुआ। बूंदी की बावड़ी का निर्माण 1699 में हुआ। रानी जी की बावड़ी बूंदी में 1699 में निर्मित की गई। अनिरुद्ध सिंह के शासनकाल में 1683 से 1695 के मध्य बूंदी देवपुरा गांव में 84 खंभों की छतरी का निर्माण हुआ। राव देवा ने करवाया। शासक पूछे तो अनिरुद्ध सिंह, निर्माणकर्ता पूछे तो राव देवा। राव बुद्ध सिंह अनिरुद्ध सिंह का पुत्र था। बुद्ध सिंह औरंगजेब की मृत्यु के बाद हुए उत्तराधिकारी युद्ध 1707 में इसने बहादुर शाह का साथ दिया, जिसे प्रसन्न होकर बहादुर शाह ने इसे महाराव राणा की उपाधि दी और कुछ परगने दिए बुद्ध सिंह को। इसके शासनकाल में इसका छोटा भाई जोध सिंह हाड़ा 1706 में गणगौर के अवसर पर जयंत सागर झील में गणगौर की प्रतिमा व रानियों सहित डूब गया। तब बूंदी राज परिवार में गणगौर नहीं मनाता। तब से बूंदी राज परिवार में गणगौर नहीं मनाया जाता। इसके बारे में कहा है, हाड़ो ले डूबियो गणगौर 1706 में जोध सिंह हाड़ा ले डूबियो गणगौर का प्रचलित है, जो जोध सिंह बुद्ध सिंह का भाई था। बुद्ध सिंह काफ़ी वृद्ध हो चुके थे, उसके कोई संतान नहीं थी। बुद्ध सिंह ने कछवाई रानी जयपुर शासक सवाई जय सिंह की बहन से उत्पन्न पुत्र भवानी सिंह को अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया। 1729 में सवाई जय सिंह ने बुद्ध सिंह को हटाकर करवड़ के जागीरदार सालिम सिंह हाड़ा के द्वितीय पुत्र दलेल सिंह को बूंदी का शासक बना दिया। उसी समय बुद्ध सिंह की चुंडावती रानी ने एक पुत्र उमेश सिंह को जन्म दिया। बुद्ध सिंह भी अपने पुत्र उमेश सिंह को राजा बनाना चाहता था, लेकिन सवाई जय सिंह ने दलेल सिंह को ही शासक बनाए रखा और अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी का विवाह 1732 में दलेल सिंह से कर दिया। 29 में तो हटाया था बुद्ध सिंह को, 32 में पुत्री का विवाह भी कर दिया कृष्णा कुमारी का। इसके बाद बुद्ध सिंह बेगू चला गया। 1739 ईस्वी में वहीं से उसकी मृत्यु हो गई। बुद्ध सिंह ने नया तंग नामक पुस्तक की रचना की। बुद्ध सिंह के शासनकाल में मुगल बादशाह फर्रुख शेर ने बूंदी का नाम बदलकर फर्रुखाबाद रख दिया। बुद्ध सिंह के समय मुगल बादशाह फर्रुख शेर ने बूंदी का नाम फर्रुखाबाद रख दिया। राव दलेल सिंह ये करवड़ के जागीरदार सालिम सिंह का पुत्र था। जैसे सवाई जय सिंह ने बूंदी का शासक बनाया था, लेकिन सवाई जय सिंह की बहन अमर कुंवरी भी उमेश सिंह को शासक बनाना चाहती थी। ठीक है भाई, बना लेते फिर। दलेल सिंह के शासक बनने से उसका भाई प्रताप सिंह भी उससे नाराज था। अमर कौर ने मराठा सरदार मल्हार राव होलकर को राखी बंद भाई बनाया और प्रताप सिंह की मध्य 6 लाख रुपए देकर बूंदी पर आक्रमण के लिए बुलाया। 1734 ईस्वी में होलकर व सिंधिया ने बूंदी कर आक्रमण कर दलेल सिंह को हटाकर उमेश सिंह को शासक बना दिया। 1734 में एक बार तो दलेल सिंह को हटाकर उमेश सिंह को शासक बना दिया। ये मराठों के राजस्थान में प्रवेश की प्रथम घटना है। बूंदी के उत्तराधिकारी संघर्ष में मराठों को राजस्थान में बुलाया गया। मराठों के लौटते ही सवाई जय सिंह ने बूंदी पर अधिकार कर पुनः दलेल सिंह को शासक बना दिया। मराठों के लौटते ही सवाई जय सिंह ने बूंदी पर अधिकार कर पुनः दलेल सिंह को शासक बना दिया। उमेश सिंह कोटा के शासक दुर्जन साल और मल्हार राव होलकर की सहायता से बूंदी के शासक बना।
इसकी माता अमर कौर ने मल्हार राव को राखी भेजी, इसलिए ये मल्हार राव होलकर को मामा कहता था। इसने मल्हार राव होलकर की पुत्री के विवाह में भाग लिया तथा छत्रपति राम राजा के राज्याभिषेक में भी भाग लिया। उम्मेद सिंह को श्री जी के नाम से भी जाना जाता था। इसने बूंदी के किले में चित्रशाला व उम्मेद महल का निर्माण करवाया। उम्मेद महल या चित्रशाला का निर्माण उम्मेद महल का निर्माण बूंदी में उमेश सिंह ने और चित्रशाला का निर्माण भी बूंदी में उमेश सिंह ने करवाया। हंज या हुंजा जयपुर बूंदी के संघर्ष के दौरान उमेश सिंह ने अपने हुंजा या हंजा नामक घोड़े पर सवार होकर कई युद्ध किए। उमेश सिंह का हुंजा घोड़ा प्रसिद्ध था। हुंजा या हंजा घोड़ा प्रसिद्ध था। इसने जीवन काल में स्वयं की 1770 ईस्वी में सोने की मूर्ति बनाकर अंतिम संस्कार करवाया। उमेश सिंह ने अपने जीवन काल में स्वयं की 1770 ईस्वी में सोने की मूर्ति बनाकर उसका अंतिम संस्कार करवाया। राव अजित सिंह 1770 में उमेश सिंह राजपाट छोड़कर अपने पुत्र अजय सिंह को शासन सौंपकर तीर्थ यात्रा पर चले गए, क्योंकि जीते जी अंतिम संस्कार कराए थे, ये तो होना ही था। फिर अजय सिंह की मृत्यु हो गई, तब उमेश सिंह पुनः राजकार्य संभाला और वापस राजकार्य भी संभालने लगा उमेश सिंह। ये तो बहुत बड़ा बवाल हो गया। अजय सिंह की मृत्यु हुई, अपने पुत्र की मृत्यु हुई, तो पिता ने पुनः राजकार्य संभाल लिया। उमेश सिंह 1773 से 1804 तक उमेश सिंह तब तक पुनः बूंदी का शासक रहा। विष्णु सिंह ने 10 फरवरी 1818 को अंग्रेजों से बूंदी की ओर से अंग्रेजों से संधि करने वाला शासक विष्णु सिंह था। फरवरी 1818 को विष्णु सिंह ने अंग्रेज संधि कर ली। राम सिंह 1857 की क्रांति में बूंदी का शासक था। राजपूताना के एकमात्र शासक जिन्होंने क्रांति के दौरान अंग्रेजों से सहयोग नहीं किया। राम सिंह कोटा का शासक ने संधि तो की विष्णु सिंह ने बूंदी की ओर से 1818 में अंग्रेज क्रांति के समय राम सिंह था। राजपूताना का एकमात्र शासक क्रांति के दौरान अंग्रेजों का सहयोग नहीं किया। इसके समय प्रसिद्ध कवि सूर्यमल मिश्र ने वंश भास्कर की रचना की। इसके शासनकाल में ठाकुर बलवंत सिंह जयपुर से तीज की प्रतिमा बूंदी लाए थे। राम सिंह के शासनकाल में ठाकुर बलवंत सिंह जयपुर से तीज की प्रतिमा बूंदी लाए थे और यहाँ बूढ़ी तीज का जो त्यौहार है वो शुरू हुआ था। इसके बाद राव रघुवर सिंह, राव ईश्वरी सिंह, राव बहादुर सिंह बूंदी के शासक बने। रघुवर सिंह, ईश्वरी सिंह, बहादुर सिंह राजस्थान के एकीकरण के द्वितीय चरण में 25 फरवरी 1948 इन्हें पूर्वी राजस्थान का उपराज्य प्रमुख बनाया गया। ये बूंदी के अंतिम शासक थे। कोटा राज्य के चौहान। कोटा प्रारंभ में बूंदी राज्य का ही भाग था। बूंदी शासक राव भोज ने अपने पुत्र हरदय नारायण को कोटा का शासक नियुक्त कर अकबर से स्वीकृति प्राप्त कर ली थी। इस स्वीकृति से कोटा का स्वतंत्र अस्तित्व हो गया। बूंदी के शासक राव रतन सिंह के शासनकाल में हरदय नारायण बूंदी के अधीनस्थ शासक के रूप में शासन कर रहा था। खुर्रम के विद्रोह के दौरान सूसी के युद्ध में हरदय नारायण युद्ध क्षेत्र से भाग गया, तब जहांगीर ने कोटा राज्य उसे छीन लिया। रतन सिंह ने कोटा का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया और 1624 में अपने पुत्र माधो सिंह को कोटा का राजा बना दिया। राव रतन सिंह की बुरहानपुरा में मृत्यु होने के बाद शाहजहां ने इसे माधो सिंह को कोटा का शासक स्वीकार किया। रतन सिंह की तो बुरहानपुरा में मृत्यु हो गई, तो शाहजहां ने माधो सिंह को कोटा का शासक स्वीकार कर लिया। माधो सिंह शुरुआत तो अभी हुई है। यह कोटा राज्य का पहला स्वतंत्र एवं विधिवत शासक था। माधो सिंह 1631 में। इसके शासनकाल में मुगल राज्य की दृष्टि से हाड़ौती क्षेत्र की शक्ति का केंद्र बूंदी नागौर कोटा था। इसके शासनकाल में मुगल राज्य की दृष्टि से हाड़ौती क्षेत्र की शक्ति का केंद्र बूंदी नागौर कोटा था। मतलब कितनी शानदार बात है। जहाँ से आए और जहाँ रहने लगे उसी क्षेत्र को आबाद कर दिया। मतलब कोटा को बूंदी से भी आगे निकाल दिया और वर्तमान में भी कोटा बूंदी से आगे, किंतु रियासत तो पहले बूंदी स्थापित हुई थी। किंतु अभी देखें वर्तमान समय में यदि कोटा बूंदी में सबसे प्रसिद्ध कौन है तो वो कोटा है। बूंदी तो पीछे चली गई पूरी। इसने खानेजा लोधी और जूनदार सिंह बुंदेला के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुगल सेना के साथ रहकर कंधार अभियान व मध्य एशिया के अभियानों में भाग लिया। शाहजहां ने इसे बाद रफ्तार घोड़ा पुरस्कार में दिया। माधो सिंह को शाहजहां ने बाद रफ्तार घोड़ा दान में दिया। मुकुंद सिंह
ये मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में शहजादे दारा के पक्ष में लड़ते हुए धर्मद के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ। अबली मिणी के महल मुगल सिंह ने कोटा में अपनी पासवान अबली मिणी के लिए महल बनवाया। जगत सिंह ये औरंगजेब के दक्षिण अभियान में मुगल सेना के साथ था और दक्षिण में इनकी मृत्यु हुई। उसके बाद जगत सिंह बाद में प्रेम सिंह, फिर किशोर सिंह प्रथम अधिकांश समय शाही सेना के साथ दक्षिण भारत में मराठों के साथ संघर्ष में बीता और वही उनकी मृत्यु होगी। इन्होंने कोटा में किशोर सागर तालाब और चांदखेड़ी झालावाड़ में जैन मंदिर का निर्माण करवाया। किशोर सिंह ने चांदखेड़ी झालावाड़ में जैन मंदिर बनवाया। राम सिंह आंबा के युद्ध में अपने भाई विशन सिंह व हरनाथ सिंह को हराकर कोटा का शासक बना। राम सिंह आंबा के युद्ध में अपने भाई विशन सिंह और हरनाथ सिंह को हराकर कोटा का शासक बना। इसने रामपुरा बाजार, रामपुरा दरवाजा, रामगंज, रावटा तालाब, शहर पन्हा, सूरजपोल का निर्माण करवाया। राम सिंह ने रामपुरा बाजार, रामपुरा दरवाजा, रामगंज कोटा में, उमेदगंज भी कोटा में, रावटा तालाब, शहर पन्हा और सूरजपोल का निर्माण करवाया। रायगढ़ पर मुगल अधिकार स्थापित करने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। औरंगजेब के पुत्रों में हुए उत्तराधिकारी संघर्ष में ये शहजादा आजम की तरफ से लड़ता हुआ जाजऊ के युद्ध में मारा गया। राम सिंह जाजऊ के युद्ध में आजम की ओर से लड़ता हुआ 1707 में मारा गया। भीम सिंह प्रथम, इसके पिता राम सिंह ने उत्तराधिकारी संघर्ष में शहजादा आजम के साथ जाजऊ के युद्ध में 1707 में वीरगति को प्राप्त हुआ। अतः मुज्जम के विजयी होने पर बूंदी के शासक राव उदय सिंह को कोटा पर आक्रमण करने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन बूंदी की सेनाएं परास्त हुई। फर्रुखसिंह ने इसे 5000 का मनसब दिया। फर्रुखसिंह ने इन्हें शेरगढ़ का किला 12 पुरस्कृत किया। भीम सिंह को फर्रुखसिंह ने 5000 का मनसब दिया और फर्रुखसिंह ने शेरगढ़ का किला भीम सिंह को 12 का शेरगढ़ किला पुरस्कार स्वरूप दिया। मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय ने इसे महाराव की खिताब दिया। भीम सिंह को मेवाड़ के महाराणा ने इसे महाराव का खिताब दिया। भीम सिंह ने 1713 में बूंदी पर आक्रमण कर उसका राजकोष लूटा, धूड़ धानी व कड़क बिजली तोपें छीन लिए। वर्तमान में तो ये तोपें जोधपुर में, मतलब ये भीम सिंह जोधपुर का शासक था। 1713 ईस्वी में बूंदी पर आक्रमण कर उनका राजकोष लूटा, धूड़ धानी व कड़क बिजली तोपें छीन लिया। इनका सैयद बंधुओं से अच्छे संबंध थे। सैयद बंधुओं के पक्ष में निजाम से लड़ता हुआ कुरवई के युद्ध में 1720 में मारा गया। भीम सिंह महाराव भीम सिंह कृष्ण भक्त था, स्वयं को कृष्णदास कहलाना पसंद करता था। अच्छा, कोटा का भीम सिंह स्वयं को कृष्णदास कहलाना पसंद करता था। उसकी शासनकाल में कोटा राज्य का सर्वाधिक विस्तार था। इसने भीमगढ़ किला, भीम विलास, ब्रजनाथ जी मंदिर, आशापुरा जी का मंदिर बनवाया। अर्जुन सिंह मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने इसे किलत, फरमान, हाथी घोड़े आदि देकर सम्मानित किया। अर्जुन सिंह को मोहम्मद शाह ने किलत, फरमान, हाथी घोड़े देकर सम्मानित किया। दुर्जन साल इसने प्रारंभ में मुगलों से अच्छे संबंध बनाए रखे। इसके समय में कोटा राज्य से मुगल प्रभाव समाप्त होकर मराठा प्रभाव स्थापित हुआ। दुर्जन साल के समय कोटा राज्य में मुगल प्रभाव समाप्त हुआ और मराठा प्रभाव स्थापित हुआ। जग मंदिर पैलेस राव दुर्जन साल ने अपनी सिसोदिया रानी ब्रज कंवर के लिए 1743 से 45 में किशोर सागर तालाब में जग मंदिर महल का निर्माण करवाया। जग मंदिर महल एक तो कहाँ पे, पिचोला में, उदयपुर में, जबकि कोटा में जग मंदिर महल का निर्माण दूसरा जग मंदिर कौन बनवाएगा? दुर्जन साल बनाएगा। दूसरा व्यक्ति दूसरा बनवाएगा। दुर्जन साल ने दूसरा जग मंदिर कोटा में बनवाया। अजीत सिंह अल्प समय के लिए कोटा का शासक बना। छत्रसाल प्रथम भटवाड़ा के युद्ध, ये इंपॉर्टेंट है भाई, भटवाड़ा के युद्ध 1757 से 64 तक। भटवाड़ा युद्ध 17 साल प्रथम के समय मुगल बादशाह अहमद शाह ने कोटा राज्य के अधीन आने वाले रणथंभौर दुर्ग को जयपुर के माधो सिंह प्रथम को दे दिया, जिससे नाराज होकर कोटा की सेना ने जालिम सिंह के नेतृत्व में नवंबर 1761 में भटवाड़ा बारा का युद्ध हुआ। 1761 में नवंबर 1761 में भटवाड़ा बारा का युद्ध हुआ, जिसमें जयपुर के शासक स्वयं माधो सिंह प्रथम को हराया गया। इस युद्ध की जानकारी छत्रसाल रासो डूंगरसी में मिलती है। भटवाड़ा का युद्ध नवंबर 1761 में 12 में हुआ। भटवाड़ा 12 में है, ठीक है। छत्रसाल और स्वयं माधो सिंह प्रथम के मध्य हुआ, जिसमें छत्रसाल की विजय हुई।
झाला जालिम सिंह राजस्थान के इतिहास का एक चर्चित व्यक्तित्व कूटनीतिज्ञ था। एक कोटा राज्य का दीवान था। झाला जालिम सिंह को कोटा राज्य का दुर्गादास राठौड़ कहा जाता है। झालरापाटन कस्बे का नाम झाला जालिम सिंह के नाम पर रखा गया। झालरापाटन की स्थापना 1779 ईस्वी में झाला जालिम सिंह ने की थी। 1762 से 1768 तक झाला जालिम सिंह मेवाड़ की सेवा में रहा। 62 से 68 मेवाड़ की सेवा में रहा। मेवाड़ महाराणा ने राज राणा की उपाधि दी। झाला जालिम सिंह को मेवाड़ के महाराणा ने राज राणा की उपाधि दी। भाटोड़ा के युद्ध में विजय का श्रेय कोटा राज्य के दीवान झाला जालिम सिंह को जाता है। भाटोड़ा के युद्ध नवंबर 1761 में कोटा के शत्रुसाल और जयपुर के सवाई माधो सिंह प्रथम के मध्य हुआ, जिसमें शत्रुसाल की विजय हुई। झाला जालिम सिंह ने पिंडारियों व मराठाओं से मित्रता कर कोटा राज्य की रक्षा की। गुमान सिंह ने झाला जालिम सिंह को कोटा राज्य से निष्कासित कर दिया। उसकी नानता जागीर जब्त कर ली। जालिम सिंह के पास नानता की जागीर थी जो गुमान सिंह ने जब्त कर ली। लेकिन मराठा गतिविधियों से कोटा राज्य का संकट आने पर राव गुमान सिंह ने मराठा वकील लालाजी बल्ला की मदद से झाला जालिम सिंह को पुनः कोटा बुलाया और अपने नाबालिग पुत्र उमेश सिंह का संरक्षक नियुक्त किया। उमेश सिंह प्रथम इसके समय कोटा राज्य के दीवान व प्रशासक झाला जालिम सिंह थे। उमेश सिंह प्रथम के समय झाला जालिम सिंह की शक्ति और निष्ठुरता अपने चरम पर थी। इसने मराठों को धन देकर अपनी कूटनीति से कोटा राज्य को मराठों से सुरक्षित रखा। झाला जालिम सिंह ने अपनी युक्तियों से कोटा राज्य को पिंडारियों से बचाए रखा। उसने सबसे पहले लोगों को छोटी छोटी जागीरें देकर राज्य की सीमा पर बसा लिया। इन लोगों ने पिंडारियों को वापस धकेलने का कार्य किया। अमीर खां पिंडारी की माता व बेगमों को कोटा राज्य में शेरगढ़ किले वर्तमान बारा में रखा। राव उमेश सिंह नवंबर 1817 में दिसंबर 1817 में अंग्रेजों से संधि कर ली। उमेश सिंह ने दिसंबर 1817 में संधि कर ली, अधीनता स्वीकार कर ली। इस संधि में महाराज उमेश सिंह व उसके वंशज कोटा राज्य के शासक होंगे। झाला जालिम सिंह ने अंग्रेजों से गुप्त संधि करके कोटा राज्य के प्रशासनिक अधिकार स्वयं व उनके वंशजों के लिए सुरक्षित कर ली। किशोर सिंह व झाला जालिम सिंह के मध्य कोटा राज्य की प्रशासनिक शक्तियों को लेकर मतभेद हो गया। 1 अक्टूबर 1821 को झाला जालिम सिंह व किशोर सिंह के मध्य मांगरोल का युद्ध हुआ। भाटोड़ा के युद्ध 1761 में हुआ। माधो सिंह व छत्रसाल के मध्य, ठीक है, माधो सिंह जयपुर का शासक था। और मांगरोल का युद्ध अक्टूबर 1821 को होता है। मांगरोल का युद्ध अक्टूबर 1821 को होता है 12 में, जिसमें झाला जालिम सिंह और किशोर सिंह मध्य युद्ध, जिसमें कर्नल जेम्स टॉड ने झाला जालिम सिंह की सहायता की। राव किशोर सिंह की युद्ध में हार हुई। पराजय के बाद किशोर सिंह नाथद्वारा चला गया तथा कोटा राज्य श्रीनाथ जी को समर्पित कर दिया। मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह द्वितीय की मध्यस्थता से दिसंबर 1822 में राव किशोर सिंह पुनः कोटा लौटा। 1824 में झाला जालिम सिंह की मृत्यु के बाद उसके पुत्र मदन सिंह को कोटा राज्य का फौजदार बनाया गया। झाला जालिम सिंह की मृत्यु के बाद 1824 में झाला जालिम सिंह की मृत्यु हुई और उसके पुत्र को मदन सिंह को कोटा राज्य का फौजदार नियुक्त किया गया। झाला जालिम सिंह के बाद उसका पुत्र मदन सिंह कोटा राज्य का फौजदार बना। राम सिंह द्वितीय झालावाड़ राज्य की स्थापना। इसके शासनकाल में अंग्रेजों ने 1837 में कोटा राज्य से 17 परगनों को अलग करके नए झालावाड़ राज्य की स्थापना की और झाला मदन सिंह को यहाँ का शासक बनाया। झाला मदन सिंह कौन था? जालिम सिंह का पुत्र था। राम सिंह द्वितीय के समय झालावाड़ राज्य की स्थापना शासनकाल अंग्रेजों ने 1817 में कोटा राज्य से 17 परगनों को अलग कर नए झालावाड़ राज्य की स्थापना की और झाला मदन सिंह को यहाँ का शासक बनाया। झाला मदन सिंह झाला जालिम सिंह का पुत्र था। अंग्रेजों ने 1838 ईस्वी में इसे रियासत की मान्यता दी। 1837 में बनी 17 परगनों से मिला के और 1838 में इस रियासत को मान्यता दी झालावाड़ को। 1857 की क्रांति। 15 अक्टूबर 1857 को कोटा में जयदयाल व मेहराब खां के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। विप्लवियों ने मेजर बर्टन की हत्या कर दी। महाराव राम सिंह द्वितीय को महलों में नजरबंद कर दिया। मार्च 1858 में मेजर जनरल रॉबर्ट्स व करौली शासक मदनपाल सिंह ने सेना में कोटा आज़ाद करवाया। लापरवाही बरतने के आरोप में महाराव राम सिंह द्वितीय की तोपों की सलामी 17 से घटाकर 13 कर दी। शत्रुसाल द्वितीय। इसके समय कोटा राज्य में प्रशासन पर अंग्रेजों का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ गया।
मारावल केवल नाम मात्र का शासक था। चतुरसाल द्वितीय केवल नाम मात्र का शासक था। अंग्रेजों का प्रभाव बहुत ही बढ़ गया था। इस दौरान अंग्रेजों की कृपा पात्र फैजी अली खां कोटा का प्रशासक था। कोटा का दूसरा जालिम सिंह भी सिद्ध हुआ। कोटा का पहला जालिम सिंह तो वो जालिम सिंह था ही खुद फैजी अली खान था, जो अंग्रेजों का कृपा पात्र था। जो दूसरा जालिम सिंह था उमेश सिंह द्वितीय 1888 से 1940। ये कोटला के जागीरदार छगन सिंह का पुत्र था। इन्होंने मेयो कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की। उमेश सिंह द्वितीय कोटला के जागीरदार छगन सिंह का पुत्र था। इन्होंने मेयो कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की थी। इन्होंने सदैव ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा और भक्ति का परिचय दिया। कोटा राज्य में इनके समय में आधुनिकीकरण के काफ़ी कार्य हुए। कोटा राज्य के जो 17 परगने झालावाड़ को दिए थे, उनमें से 15 परगने 1899 को पुनः कोटा में मिला दिए। इसी शासनकाल में वायसराय लॉर्ड कर्जन कोटा आया। उमेश सिंह द्वितीय के काल में वायसराय लॉर्ड कर्जन कोटा आया। वह कोटा आने वाला प्रथम वायसराय था। उमेश सिंह द्वितीय के समय वायसराय लॉर्ड कर्जन कोटा आया। वह कोटा आने वाला प्रथम वायसराय था। भीम सिंह द्वितीय ये कोटा के अंतिम शासक थे। राजस्थान के एकीकरण के दौरान 25 मार्च 1948 को कोटा को पूर्व राजस्थान की राजधानी बनाया। कोटा महाराजा भीम सिंह द्वितीय को इस संघ का राजप्रमुख बनाया गया। प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए प्रश्न। अजमेर का पहला चौहान शासक जिसने अपने नाम पर सिक्के जारी किए, अजय राज। अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले रणथंभौर, उसके बाद में चित्तौड़, फिर आएगा सिवाना, फिर जालोर। रणथंभौर, चित्तौड़, सिवाना और जालोर। सिवाना 10 में, भावला पंवार और जालोर में दैया बिक्का 11 में। सिवाना 10 में, जालोर 11 में। ललित विग्रह नाटक का लेखक सोमदेव किस चौहान का राजकवि था? विग्रहराज चतुर्थ का। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जो रणथंभौर किले की घेराबंदी में मारा गया, नुसरत का। रणथंभौर के समय उलूग खां को। पृथ्वीराज तृतीय सभी चौहान शासकों में सबसे प्रसिद्ध 11 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठे। किस चौहान वंशीय शासक ने प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की? सोमेश्वर देव प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की थी। अजमेर की स्थापना के पूर्व चौहानों की राजधानी कौन सी थी? सांभर थी। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के किस राजपूत वंश का अंत कर दिया? सोनगरा चौहानों का। अलाउद्दीन जहाँ गया वहाँ अंत किया था इन्हें। रणथंभौर के वंश का अंत किया इन्हें, ठीक है। वैसे चित्तौड़ का तो अंत नहीं कर पाया, किंतु जालोर का अंत कर दिया और सिवाना में भी सोनगरा चौहानों का अंत कर दिया। बूंदी रियासत के अंतिम अधिकारी शासक कौन थे? बूंदी के बहादुर सिंह। अजमेर के अजय राज चौहान के पिता कौन थे? पृथ्वीराज प्रथम, जिसने 7000 चालुक्यों को मार गिराया। अजमेर के चौहानों को सफाद लक्ष्य के चौहान के नाम से जाना जाता है। चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी आई छत्रपति। 1191 में तराइन के युद्ध में किस शासक ने मोहम्मद गोरी के खिलाफ लड़ाई लड़ी? पृथ्वीराज चौहान ने। जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कीर्तिपाल था। काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। चामुंडराज, दुर्लभराज थर्ड, विग्रहराज थर्ड, पृथ्वीराज फर्स्ट। चंदू विप्र, चंदू मतलब चामुंडराज, द मतलब दुर्लभराज, विप्र मतलब विश्व विग्रहराज, प्र मतलब पृथ्वीराज। पृथ्वीराज चौहान की पत्नी पूछे सुयोग्यता, माता पूछे तो कर्पूरी देवी। अजमेर नगर बसाया अजय राज ने 1113 में। भंडारकों का पूर्णतः दमन किसने किया? पृथ्वीराज चौहान थर्ड ने। रणथंभौर के चौहान राजवंश का संस्थापक कौन था? गोविंदराज। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक था गोविंदराज 1194 में। निम्नलिखित में से चौहान शासकों में से किस शासक को बिसल देव के नाम से जाना जाता है? विग्रहराज चतुर्थ को। जालोर के चौहान वंश की शाखा का संस्थापक था कीर्तिपाल। प्राचीन शिलालेखों में जालोर को किस नाम से जाना जाता है? जालोर को प्राचीन शिलालेखों में जाबिलपुर या जाबालीपुर माना जाता है। अलाउद्दीन ने तो इसका नाम जलालाबाद रखा था, किंतु प्राचीन शिलालेखों में जाबिलपुर या जाबालीपुर लिखा आता है। कौन सा सुमेलित नहीं है? रणथंभौर में अमीर, चित्तौड़ में रतन सिंह, सिवाना में मालदेव नहीं था। स सिवाना, स शीतल देव, जालोर में कनर देव सही है।
कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले आएगा विग्रहराज चतुर्थ, उसके बाद में पृथ्वीराज सेकंड, फिर सोमेश्वर और पृथ्वीराज राय पिथौरा। जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कीर्तिपाल 2 बार आ गया। दत्तानी की युद्ध 1583 में सिरोही का शासक रोहतान था, जिसने जगपाल को पराजित किया। अलाउद्दीन के समय शासक स्थान रणथंभौर, आमेर, चित्तौड़ का रतन सिंह, सिवाना का शीतल देव। अब इसने गड़बड़ी कर दी, जोधपुर में वीरमदेव टेक दिया। वही अभी क्वेश्चन आया था, उसका उल्ट पेर किया इसने। जोधपुर में वीरमदेव नहीं, वीरमदेव था जालोर का, मतलब शासक तो कानड़ देव था, किंतु उसका पुत्र था वीरमदेव। रणथंभौर के चौहान राजवंश का संस्थापक गोविंदराज था। जयानक रचित पृथ्वीराज विजय में एक शासक के प्रशंसा में लिखा है कि उसने पुष्कर पर आक्रमण करने वाले 700 चालुक्यों को मार गिराया। पृथ्वीराज फर्स्ट ने 700 चालुक्यों को मार गिराया। चंद्रराज की रानी रुद्राणी, जो पुष्कर में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर भगवान महादेव की उपासना करती थी, किस वंश से संबंधित थी? शाकंभरी के चौहान वंश से संबंधित थी। किस चौहान रानी ने अपने नाम के सिक्के चलवाए? सोमल देवी या सोमलवती। राजस्थान के किस चौहान शासक को जयानक द्वारा अपने पृथ्वीराज विजय ग्रंथ में पृथ्वी को चांदी की मुद्राओं से भर देने का श्रेय है? अब जो चांदी की सिक्के चलाए थे, तो वो तो फिर चांदी की मुद्राओं से भरेगा ही। यानी कि अजय राज ने चांदी के सिक्के चलवाए, तो उसने तो पृथ्वी की मुद्राओं से भर दिया। ठीक है। पृथ्वीराज थर्ड और मोहम्मद गोरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए? 2। राजा अजयपाल किसके संस्थापक थे? अजयपाल अजमेर के संस्थापक थे, और अजयपाल ने तो चांदी की मुद्राओं से भर दिया पृथ्वी को। ऊंझा नामक घोड़ा किस राजा से संबंधित? बूंदी के उमेश सिंह से। चौहान वंश के संस्थापक सहसमल की राजधानी सिरोही थी। कर्पूरी देवी किस राजपूत शासक की पत्नी माता थी? पत्नी पूछे तो सोमेश्वर की थी, माता पूछे तो पृथ्वीराज चौहान थर्ड की। किस मुगल सम्राट ने कोटा मारा भीम सिंह को पुरस्कार स्वरूप शेरगढ़ का किला प्रदान किया? फर्रुख सियर ने। कोटा मारा भीम सिंह को पुरस्कार स्वरूप शेरगढ़ का किला फर्रुख सियर ने प्रदान किया। फर्रुख सियर ने कोटा मारा भीम सिंह को पुरस्कार स्वरूप शेरगढ़ बारा का किला भेंट किया। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक कौन था? चंदेल शासक परमर्दय देव और चालुक्य शासक भीमदेव। 1193 में कौन सी घटना हुई जब अजयपाल चौहान को मोहम्मद गोरी ने पराजित किया? अजमेर को दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण में लाया गया। तो यहाँ अजयपाल नहीं लिखना था, या पृथ्वीराज लिखना था। 1193 में कौन सी घटना हुई जब पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने पराजित किया? अजमेर को दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण में लाया गया। इस प्रश्न की भाषा इस प्रश्न तरण के द्वितीय युद्ध 1192 में, इसमें मोहम्मद गोरी ने अजमेर के शासक पृथ्वीराज तृतीय को हराया। अजमेर को दिल्ली सल्तनत नियंत्रण ले लिया गया। निम्नलिखित में से किस शहर की स्थापना 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अजयपाल चौहान द्वारा की गई? अजमेर की। इल्तुतमिश की ताजपोशी के समय राजस्थान में कौन सा नगरीय केंद्र दिल्ली सल्तनत के अधीन था? अजमेर। बूंदी रियासत के किन 2 शासकों के अधीन बूंदी फली फूली थी? छत्र भावे। बूंदी खावाजन छत्र भावे, छत्रसाल और भाऊ सिंह के समय। राजस्थान के प्राचीन शहर शाकंभरी अब सांबर को 7वीं शताब्दी में वासुदेव चौहान राजा ने बसाया। जब भी कोई खाली जगह का क्वेश्चन आए ना, तो वहाँ पे हमें ऑप्शन फिट करके कि उसके बाद में पढ़ना है, वरना गलत होने की संभावना रहती है। रणथंभौर के निम्नलिखित में से किस चौहान नरेश के सेनापति ने झाई के निकट जलालुद्दीन खिलजी को हराया था? आमिर। निम्नलिखित में से कौन सा जिला महान चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय जिला नहीं, या किला लिखना था? हाँ, किला राय पिथौरा पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने बनवाया, दिल्ली में। अजमेर के पास स्थित पुष्कर में बड़ा मंदिर का निर्माण अनुराधा ने करवाया। पृथ्वीराज विजय ने वैरीगढ़ गोविंद तृतीय को पृथ्वीराज विजय में वैरीगढ़ की उपाधि दी गई है। अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में रणथंभौर को जीतकर उसका क्या नाम रखा? जलालाबाद। जबकि जालोर को जीतकर जलालाबाद नाम रखा, जबकि जालोर का शिलालेखों में उल्लेख जाबिलपुर के नाम से।
किस चौहान शासक के द्वारा अजमेर में संस्कृत पाठशाला बनवाई गई, उसे तोड़कर ऐबक ने 2.5 दिन के झोंपड़े में परिवर्तित किया? वीरराज चतुर्थ द्वारा। पृथ्वीराज विजय का लेखक जनक आमेर के किन 2 मंत्रियों की गद्दारी से रणथंभौर का पतन हुआ? आमेर के सेनापति रणमल व रतिपाल की गद्दारी से। शीतल देव का बावला पंवार था, ठीक है, और कानड़ देव के थे वो थे दैया बीका। कौन सा कथन अजमेर के चौहान अजय राज के विषय में सही नहीं? अजय राज ने अजमेर के नवीन नगर की स्थापना की, सत्य है। पृथ्वीराज विजय के अनुसार अजय राज ने गजन मतंग अर्थात गजनी के मुस्लिम आक्रांताओं को पराजित किया। दिल्ली को अपने अधिकार में लाने वाला पहला चौहान शासक था। ये थोड़ी गड़बड़ी लगती है क्योंकि दिल्ली को अपने अधिकार में लाने वाला वीरराज चतुर्थ था। कुछ सिक्कों पर उसकी रानी सोमला देवी का नाम उल्लेखित है। अजय राज के कुछ सिक्कों पर उसकी अपनी रानी चांदी की मुद्राओं से कितने भरा? अजय राज ने 700 चालुक्यों को मार के लाया पृथ्वीराज ने। 2.5 दिन का झोंपड़ा अवस्थित है अजमेर में। महोबा विजय के बाद पृथ्वीराज III ने वहाँ का प्रशासक किसे नियुक्त किया? पुंजन राज को। किसको चौहानों का मूल स्थान माना जाता है? सपाद लक्ष्य सांबर को। चित्रगुप्त राजधानी थी। चौहानों का मूल स्थान सांबर को माना जाता है, यानी सपाद लक्ष्य को। पृथ्वीराज III द्वारा चंदेल राज्य पर आक्रमण के दौरान वहाँ का शासक कौन था? चंदेल शासक परमते देव था। कोटा का चौहान शासक अपने शिकार अभियान के दौरान चित्रकारों को अपने साथ ले जाता था। उमेश सिंह फर्स्ट। सूर्यमंडल मिश्रण जो राजस्थान की एक रियासत के 19वीं शताब्दी के दरबारी कवि थे, उन्होंने उत्कृष्ट कृति वंश भास्कर लिखी जिसका मुख्य विषय हाड़ा चौहान वंश का इतिहास है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक चौहानों के इतिहास के बारे में जानकारी का स्रोत नहीं है? हर्ष चरित्र जो हर्षवर्धन से संबंधित है। सुरजन चरित्र अमीर महाकाव्य पृथ्वीराज विजय चौहान से संबंधित है, हर्ष चरित्र नहीं है। रणथंभौर के शासक जिन्होंने सल्तनत के विरुद्ध प्रतिरोध किया, वाग्भट और हमीर। गोविंद वल्लण पहलादन, वीरनारायण वाग्भट, जत्र सिंह और अमीर। वाग्भट और अमीर ने सल्तनत से जो है प्रतिरोध किया था। अलाउद्दीन खिलजी के जालोर आक्रमण समय उलूग का सूबेदार था, उलूग का बयाना का था और नुसरत का कंदा का। उलूग का बयाना का, नुसरत का कंदा का। अजमेर के किस चौहान शासक के शासन बनने के लिए अपने पिता की हत्या की? जगदेव ने। अजमेर के किस चौहान शासक ने शासक बनने के लिए अपने पिता की हत्या की? जगदेव ने। सुल्तान मोहम्मद गोरी को वर्ष 1191 में किसने पराजित किया, लेकिन 1192 में वह उससे हार गया? पृथ्वीराज तृतीय। किस रणथंभौर शासक ने दिल्ली सल्तनत के अलाउद्दीन खिलजी को परास्त किया था, लेकिन अंततः 1301 में जलालुद्दीन को तो पराजित किया, किंतु अलाउद्दीन खिलजी से पराजित होना पड़ा अमीर देव चौहान। पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था चंद बरदाई। पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि चंद बरदाई था।